तो आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इसका मतलब है कि जो चीज़ें हमारी नज़र से दूर हो जाती हैं वो धीरे धीरे हमारे दिल और दिमाग से भी दूर हो जाती हैं। लेकिन लद्दाख के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लद्दाख नज़रों से तो दूर जाता है बट दिल और दिमाग से कभी दूर नहीं जाता। तो बिल्कुल यार, आज उसी बारे में बात करेंगे। मैं अपना पूरा का पूरा लद्दाख का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। क्या प्लानिंग थी, क्या रूट लिया, कितना टोटल खर्चा आया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फ्यूल कितना लगा, होटल कितने में मिला, खाना कितने का था, मोबाइल नेटवर्क कौन सा आता है, फर्स्ट टाइम राइडर एक्सपीरियंस क्या था, परमिट कौन सा लेना होता है, और बाइक का परफॉर्मेंस कैसा था, बाइक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सारी बातें बिल्कुल डिटेल में होंगी। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग। मेरा नाम है दीप रंजन सचान और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक है प्लानिंग। तो यार, अगर प्लानिंग की बात करूं तो हमारा जो एक्चुअल प्लान था लद्दाख जाने का वो था जून के फर्स्ट वीक में जाने का। बट कोविड की जो सेकेंड वेव थी उसकी वजह से हम फर्स्ट वीक ऑफ जून में नहीं जा पाए। तो फाइनली वी स्टार्टेड अवर जर्नी ऑन 25th एंड 26th नाइट। इट मीन्स 26th की सुबह 3 बजे हमने अपनी राइड स्टार्ट करी गुड़गांव से। अब इसमें कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि कब बेस्ट टाइम होता है लद्दाख में राइड करने का। तो देखो, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का वहाँ पे जो कंडीशंस हैं चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब एडवेंचर पसंद करते हैं और आपको बहुत स्नो वनो देखने का शौक है तो आप डेफिनेटली मई लास्ट वीक से लद्दाख मोस्टली खुल जाता है, कई बार जल्दी भी खुल जाता है, तो आप उस टाइम पर निकल सकते हो। उसके बाद टिल जुलाई फर्स्ट और सेकंड वीक तक आपको काफ़ी स्नो देखने को मिलेगी, बहुत सारा एडवेंचर देखने को मिलेगा, मतलब अच्छा रहता है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा ग्रीन ग्रीन पसंद है कि थोड़ा ग्रीनरी, थोड़ा लेविश, थोड़ा और अच्छा मौसम हो, जिसको बोलते नहीं खुशगवार मौसम, तो आप अगस्त से सितंबर मिड तक जा सकते हो। सितंबर मिड के बाद यार थोड़ा सा बाइक से जाना रिस्की हो जाता है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि तब यार रूट्स का कुछ भरोसा नहीं रहता। कई बार स्नोफॉल हो जाता है, कई बार रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसमें फिर डाइसी रहता है कि आपको कहीं ऐसा ना हो आपका ट्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। तो एनीवेज ये तो था कि कब आप जाना पसंद करोगे। दूसरा ये कि हमने 26 की सुबह 3 बजे स्टार्ट किया था और टोटल हमारी 12 दिन की जर्नी थी, मतलब 11 रात 12 दिन। 12वां दिन ऑब्वियसली हम घर आ गए थे, तो वही 7 या 8 जुलाई जब तक बन रहा हो, मैंने ऐड नहीं किया। तो ये तो हमारा जर्नी का प्लान था। प्लानिंग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी कि हम सामान क्या क्या ले गए थे। तो यार मैंने पहले एक वीडियो शूट कर लिया था लद्दाख जाने से पहले कि मैं क्या क्या ले जा रहा हूँ, तो मैं वही वीडियो आपको इसके बाद डाल दूंगा, क्योंकि उसमें मैं पूरा डिटेल में बताया है कि क्या क्या हम सामान ले जा रहे हैं। अब चूंकि राइड हो गई है तो उसमें मैं ये पार्ट भी ऐड कर दूंगा कि क्या क्या सामान की हमें जरूरत पड़ी और क्या क्या सामान की हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो वो अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। बस ये एक पार्ट ऐसा है जो मैं अलग वीडियो में डालूंगा, बाकी सारा अभी डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूट। अब देखो यार, दिल्ली को मैं रेफरेंस पॉइंट लूंगा, तो अगर आपको लद्दाख जाना तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप JNK साइड से जाओ और दूसरा रास्ता है कि आप हिमाचल की तरफ से जाओ। मतलब पहले आप मनाली जाओ, उसके बाद शिलोंग, जिस्पा और देन लेह होते हुए फिर लद्दाख रीजन जाओ, या जैसा भी आपको घूमना हो। तो कंप्लीट सर्किट में हमने जो रूट लिया वो यार JNK वाला लिया, और उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही था, क्योंकि यार हमारा फर्स्ट टाइम ट्रिप था लद्दाख, मतलब पहली बार मैं बाइक से लद्दाख जा रहा था। और JNK वाला जो रूट है वो कंपेरेटिवली आसान है कंपेयर टू जो मनाली वाला रूट है। उसके लिए मेरी एडवाइस यही है कि जो फर्स्ट टाइम राइडर है उनके लिए प्रेफरेबल है कि आप JNK रूट से जाओ। रोड्स बहुत अच्छी हैं, टिल ले बहुत ही अच्छी रोड्स है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड राइडर हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप मनाली से जाओ या JNK से जाओ, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से जाओ। तो ये तो हमारा जो मतलब हमने क्यों JNK से गए मैंने आपको ये बता दिया। अब बात करते हैं कि हम कहाँ कहाँ रुके। तो यार पहले दिन हमने गुड़गांव से लेके उधमपुर तक की जर्नी कवर की, अराउंड 660 किलोमीटर्स। नेक्स्ट डे हम गए उधमपुर से श्रीनगर, उसके नेक्स्ट डे हम गए श्रीनगर से कारगिल, देन फ्रॉम कारगिल टू लेह में हम 2 दिन रुके। लेह के बाद हम नुब्रा वैली चले गए। नुब्रा वैली में हम पहले दिन सुमूर में रुके, सुमूर एक गाँव है छोटा सा। उसके बाद नेक्स्ट डे हम हुंडर गए, हुंडर के बाद हम गए पैंगोंग सो लेक, पैंगोंग सो लेक से हम लोग गए कारू से हम लोग आए सरचू से फिर कुल्लू, एंड देन अगेन बैक टू गुड़गांव फ्रॉम कुल्लू ऑन लास्ट डे। तो ये हमारी टोटल जर्नी थी, और जो डिस्टेंस हमने कवर करी वो अराउंड 2900 किलोमीटर थी, यानी कि 2900 किलोमीटर। रूट को लेके जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि रूट कैसा है, कुछ परेशानियां तो नहीं है, रूट कहाँ तक अच्छा है। तो देखो, अगर आप JNK साइड से जाओगे तो टिल लेह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छी रोड है। थोड़ा सा जोजिला पास, जहाँ पे देखो पासेस होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी रोड तो खराब होती है, बट अपार्ट फ्रॉम पासेस कहीं भी रोड खराब नहीं है। टिल ले के बाद जब आप खारदुंगला जाएंगे तो भी रोड अच्छी है। टिल नुब्रा वैली तक भी रोड अच्छी है। नुब्रा वैली आप पूरा एक्सप्लोर करोगे, रोड आपको अच्छी मिलेगी। नुब्रा वैली से जब आप पैंगोंग सो के लिए जाओगे तो रोड थोड़ी थोड़ी बीच में खराब है, मतलब ठीक ठाक खराब है। और पैंगोंग सो से जब आप कारू आओगे तो चांगला पास तक रोड बहुत ही ज़्यादा खराब है, मतलब अच्छी खासी खराब है।
उसके बाद जैसे ही आप चांगला पास क्रॉस करोगे अच्छी रोड हो जाती है टिल कारू तक, मतलब अच्छी रोड है। कारू के बाद फिर जब आप सरचू के लिए चलते हो तो पांग तक रोड बहुत अच्छी है, मतलब सुपर्ब रोड है। लेकिन पांग से सरचू तक की जो रोड है वो पूरे लद्दाख की मेरे को सबसे ज़्यादा टफेस्ट रोड लगी। मतलब यार इतनी धूल है उस रोड पे की हालत खराब हो जाती है। सरचू के बाद जब आप चलेंगे तो मनाली की तरफ टिल जिस्पा रोड ठीक ठाक यार, खराब भी है, बीच बीच में अच्छी आ जाती है, खराब आ जाती है। फिर जिस्पा के बाद से पूरी टिल कुल्लू रोड बहुत ही अच्छी है। लेकिन कुल्लू से जब आप गुड़गांव आओगे तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस रोड पे, तो वो रोड भी यार काफी ज्यादा खराब है। जब तक आप नीचे प्लेन में चंडीगढ़ तक नहीं आ जाओगे बहुत अच्छी रोड आपको नहीं मिलेगी। एक बार आप चंडीगढ़ आ गए उसके बाद तो बिल्कुल स्मूथ रोड है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक पे ही आए, वो है कॉस्ट। तो एक एक करके डिटेल में पूरा खर्चा बताता हूँ आपको कितना पैसा खर्च हुआ। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि हम कितने लोग गए थे। हम लोग टोटल 3 लोग गए थे, तो ऑब्वियसली खर्चा जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो पहले मैं आपको टोटल कॉस्ट बता देता हूँ। जो टोटल कॉस्ट हम लोगों को आई वो आई लगभग 23,500 रुपये पर पर्सन, मतलब 23,500 रुपये हमारा टोटल खर्चा आया एक बंदे का। अब इसका मैं जो ब्रेकअप है वो आपको बता देता हूँ। पेट्रोल की जो टोटल कॉस्ट आई वो आई 8,550 रुपये पर पर्सन, यानी कि 8,550 रुपये के पेट्रोल में हमने 2900 किलोमीटर लगभग कवर किए। तो माइलेज यार ठीक ठीक ही आया। पेट्रोल थोड़ा सा महंगा है वहाँ पे, मतलब लद्दाख रीजन में आपको 105-106 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो मतलब बाइक ने अराउंड 34 के आसपास 33-34 का ओवरऑल माइलेज दिया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है 350 सीसी बाइक के हिसाब से। उसके बाद आते हैं फूड। अब फूड तो यार क्योंकि हम 3 लोगों ने शेयर किया तो अलग से बताना थोड़ा मुश्किल है। टोटल जो हम लोगों का खर्चा आया फूड पे वो था 14,530 रुपये। तो 14,530 रुपये का टोटल हमने खाना खाया, जिसमें कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और बिल्कुल नॉर्मल सा ही खाना खाया। ऐसा कुछ नहीं कि हमने बहुत ही फैंसी डिनर किया या बहुत ही फैंसी कुछ लंच किया। वहाँ ज़्यादा फैंसी मिलता भी नहीं यार, नॉर्मल ही मिलता है, तो वही खाया। तो यहाँ मेरे को लगता है कि अगर आप सोलो जा रहे हो या 2 लोग जा रहे हो तो थोड़ा सा कॉस्ट, ये जो 3 लोगों की कॉस्ट है थोड़ा सा मतलब पर पर्सन के हिसाब से बढ़ जाएगी। सब्जी तो आप मंगाओगे ही, दाल तो आप मंगाओगे ही। तो अगर आप अकेले जा रहे हो तो 14,530 ना आके आपकी 8,000 या 9,000 तो फिर भी आएगी। 10,000 तो लगभग खाने का खर्चा आएगा 12 दिन का, अगर आप 11-12 दिन का अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो। उसके बाद आते हैं होटल के खर्चे में। तो ऑब्वियसली होटल में भी हम 3 लोग रहे तो कॉस्ट शेयर हो गई। टोटल जो खर्चा आया होटल का वो था 27,500 रुपये। अब मैं होटल की लिस्ट यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ कहाँ कहाँ हम रुके। पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक टोटल 11 दिन हम लोग होटल में रहे और 11 दिन का जो खर्चा आया वो 27,500 आया। अब आपका क्वेश्चन ये भी आता है कि लद्दाख में कितने से होटल स्टार्ट हो जाते हैं। तो यार मेरा मानना है कि एक बार आप लेह लद्दाख रीजन में चले जाते हो। लेह थोड़ा सा महंगा है। लेह में मतलब आपको मिलने को तो 1,000-1,500 में भी रूम आराम से मिल जाएगा, और चूंकि 3 लोग के रहने का था तो कॉस्ट शेयर हो गई। तो आप भी कोशिश करो कि यार 2 लोग जाओ तो थोड़ा कॉस्ट शेयर हो जाएगी, तो बेनिफिट होगा अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो। बाकी पैसा है तो उड़ाओ यार, फिर क्या दिक्कत है उस पर कोई बंदिश नहीं है, जितना चाहो उतना खर्चो यार। मतलब तो मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा अकेले जाएगा 12 दिन के ट्रिप में, अगर मान ले तो स्टार्ट तो 1,000 से हो जाते हैं। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा टाइट बजट में है तो 1,000 रुपये में भी आपको रूम मिल जाएगा। बट अगर आप ठीक ठाक लोगे तो 1,500 के आसपास आपको रूम मिल जाएगा। तो अगर आप 12 को 1,000 या 1,500 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कोई 12,000 या 18,000 आपका बिल बनेगा होटल का 11 दिनों का। तो 2 लोग होगे तो ऑब्वियसली वो आधा हो जाएगा। तो ये थी होटल की कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट मेरी जो आई वो आई 23,500 रुपये। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं अकेला जाऊंगा तो मेरी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आएगी। तो मेरे हिसाब से 35,000 के ऊपर आपका खर्चा नहीं जाएगा अगर आप 350 सीसी तक की बाइक से जा रहे हैं। अगर आप उससे कम की बाइक से जा रहे हैं तो आपको और फायदा मिलेगा, आपका पेट्रोल थोड़ा कम लगेगा। और अगर आप बड़ी बाइक से जा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो मेरे हिसाब से 35,000 रुपये से ऊपर आपका खर्चा नहीं जाएगा। अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो ये खर्चा मेरे हिसाब से समवेयर 28-30 हज़ार रुपए के आसपास बैठेगा। तो ये हो गई टोटल कॉस्ट की बात। अब नेक्स्ट आते हैं परमिट। तो यार परमिट की अगर बात करें तो जो लद्दाख रीजन का हम 3 लोगों का जो परमिट था वो हमें 1,320 रुपये का मिला था। बट अभी खुशखबरी ये है कि अब परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं रह गई है। जो भी इनर लाइन परमिट्स थे उसकी रिक्वायरमेंट खत्म कर दी गई है इंडियन टूरिस्ट के लिए। अगर कोई फॉरेनर आना चाह रहा है तो उसको परमिट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं RT-PCR टेस्ट। तो यार RT-PCR टेस्ट टाइम टू टाइम यार रिक्वायरमेंट्स वहाँ चेंज होती रहती हैं। जब हम गए थे तब RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए थी और उससे पहले 96 आवर्स से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए थी रिपोर्ट। बट जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक ये रिक्वायरमेंट उन्होंने ख़त्म कर दी थी कि 96 आवर्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो नहीं थी। बट RT-PCR रिपोर्ट आपको मेरे हिसाब से अभी भी चाहिए, क्योंकि J&K बॉर्डर में आपको एंट्री तभी मिलती है जब आप नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखा दोगे। तो ये तो हो गई RT-PCR टेस्ट की बात।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनिमम कितने दिन का लद्दाख ट्रिप प्लान करना चाहिए? तो यार मेरे हिसाब से अगर जा रहे हो तो यार 1-2 दिन की वजह से आप अपना ट्रिप मतलब ऐसा इतना ज़्यादा टाइट ना करो कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। बट स्टिल अगर आपको कम से कम जाना है तो आप 10 दिन में ट्रिप कर सकते हो। आप नुब्रा वैली में 2 दिन ना रुक के सिर्फ 1 दिन स्पेंड करोगे तो आप नुब्रा वैली कट कर सकते हो। आप नुब्रा वैली कट करके मिनिमम फिर भी 10 दिन तो मैं एडवाइस करूंगा कि 10 दिन का ट्रिप बनाओ। बट अगर आप 12-13 दिन का ट्रिप बना रहे हो तो दैट वुड बी परफेक्ट। तो मतलब 10 से लेके 13 दिन एज पर योर कन्वीनियंस आप ट्रिप बना सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बाइक तो मेरी है लेकिन मेरे नाम पे नहीं है, पापा के नाम पे है, भाई के नाम पे है या फिर रेंटेड है। तो उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। सिर्फ एक जगह हमारी चेकिंग हुई, वो हुई जब हम लेह से खाटुंगला जा रहे थे। उससे पहले उन्होंने हमसे पूछा कि बाइक आपकी खुद की है या नहीं है। अगर आपकी बाइक खुद की है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अपनी आरसी दिखाओ और सीधा आगे जाओ, नो इश्यूज। अगर बाइक आपकी फैमिली में किसी के नाम है, पापा के नाम है या भाई के नाम है या मदर के नाम है, बहन के नाम है, किसी के भी नाम है, तो आपको बस ये प्रूफ करना होता है कि हाँ ये मेरी फैमिली की बाइक है। जैसे आपके भाई के नाम सपोज बाइक है तो आप दिखाओगे उसमें उनके पापा का नाम लिखा होगा, आप मतलब आपके पापा का नाम लिखा होगा और सेम आप अपनी आईडी दिखा दो तो फादर्स नेम मैच हो जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे बोल दो तो जनरली वो फिर परेशान नहीं करते हैं। रेंटेड बाइक अगर आप लेके जा रहे हो तो मेरी एडवाइस ये है कि लेह लद्दाख रीजन में आप J&K साइड से जाओ और जम्मू एंड कश्मीर नंबर या फिर लद्दाख नंबर, लेह नंबर, आप इन 2 नंबर की बाइक ही रेंट करो। क्योंकि बाकी में भी वो प्रॉब्लम्स जनरेट कर दें आपके लिए, तो वो रिस्क क्यों लेना है यार। तो फिर J&K साइड से जाओ, J&K में आप बाइक रेंट करो, आराम से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है रेंटेड बाइक ले जाने में। अगला क्वेश्चन है मोबाइल नेटवर्क। तो मोबाइल नेटवर्क की अगर बात करें तो हमारे पास एयरटेल का सिम था। तो एयरटेल का नेटवर्क यार मोस्टली सारी जगह आता है, जहाँ नहीं आता वो मैं आपको बता दूंगा। बीच बीच में यार जब आप बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हो, मतलब कोई सिटी नहीं है, पहाड़ है, तो वहाँ थोड़ी देर के लिए नेटवर्क जाता भी है, कोई बड़ी बात नहीं, सारे ही ऑपरेटर्स का नेटवर्क जाता है। और बाकी मेजर जितनी जगह नेटवर्क आता है, नेटवर्क कहाँ कहाँ नहीं आता है वो ये है, नुब्रा वैली से जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे पैंगोंग सो की तरफ तो लगभग आधे घंटे बाद आपके फ़ोन का नेटवर्क चला जाएगा और फिर वो नेटवर्क नहीं आएगा जब तक आप पैंगोंग सो पहुंच के, और उसके बाद अगर आप मनाली की तरफ जा रहे हैं तो कारू तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपका नेटवर्क नहीं आएगा। कारू से पहले नेटवर्क आ जाता है, मतलब चांगला पास वगैरह जो है वो बिना नेटवर्क के ही आपको जाना पड़ेगा। तो वहाँ पैंगोंग सो लेक में BSNL का नेटवर्क आता है, जो वहाँ पे कैंप वगैरह चलाते हैं बंदे, उनसे आप उनका फ़ोन ले लो, BSNL वहाँ काम करता है, वहाँ से कॉल कर लो अगर आपको किसी को कॉल करनी हो पैंगोंग सो से। अब आते हैं नेक्स्ट, कहाँ ऐसा एरिया जो नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं आता, BSNL का भी नहीं आता, वो है जब आप कारू से चलेंगे सरचू की तरफ तो थोड़ी देर बाद, आधे 1 घंटे बाद आपका नेटवर्क चला जाएगा और वो सबसे जो लंबा मतलब जो स्ट्रेच है उसमें नेटवर्क नहीं आएगा। कारू से आप चलोगे, सरचू पहुंच जाओगे, नेटवर्क नहीं आएगा, किसी भी मोबाइल ऑपरेटर का नेटवर्क नहीं आता, BSNL का भी नहीं आता। जब आप जिस्पा क्रॉस कर जाओगे, सरचू से मनाली की तरफ जब आप चलोगे तो जब जिस्पा क्रॉस कर जाओगे उसके बाद आपके फ़ोन में नेटवर्क आएगा और फिर नेटवर्क जाएगा नहीं, मतलब फिर आप कहीं भी आओ नेटवर्क नहीं जाएगा। टुवर्ड्स मनाली के बाद तो फिर नहीं जाएगा नेटवर्क। तो ये 2 पैच हैं। पैंगोंग सो वाला पैच जो है नुब्रा वैली में मोस्टली नेटवर्क आता रहता है, और जो पांग से लेके जिस्पा तक का जो पैच है उसमें मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं आता। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रूट प्लानिंग, कि आपने रूट कैसे डिसाइड किया था। आप गूगल मैप की हेल्प से गए या आपने कुछ मैनुअल चार्ट बनाया था, पेपर में कोई मैप बनाया था उससे गए? तो बिल्कुल यार गूगल मैप्स की हेल्प से ही गए थे और हमने ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया था। आप भी ये बिल्कुल ज़रूर कर लेना राइड स्टार्ट करने से पहले ही, मतलब आप दिल्ली, गुड़गांव जहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हो आप वहाँ से उससे पहले ही आप गूगल मैप्स का जो ऑफलाइन मैप है लद्दाख, J&K लद्दाख रीजन का, वो आप डाउनलोड कर लेना, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बस एक एडवाइस है, कई बार गूगल जो है जो डिस्टेंसेस हैं, सपोज कारगिल टू लेह की जो डिस्टेंस है वो गूगल कुछ और दिखाता है और एक्चुअल में ना वो 5-10 किलोमीटर ज़्यादा होती है, तो आप वो चीज़ आप दिमाग में रखना। और दूसरा ये, कहीं भी अगर आपको ये लगे कि मैप्स में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप गूगल पे, ऐसा नहीं कि मैं 5-10 मिनट बाद चलो थोड़ी देर चलाते हैं देखते हैं, आप तुरंत वहाँ किसी लोकल बंदे की हेल्प ले लो, अदरवाइज गूगल वहाँ कई बार ना घुमा भी देता है और फिर जो है गड़बड़ हो जाता है। और यार सबसे बड़ी बात ये है, वहाँ पे यार इतने बाइकर्स, इतनी मिलिट्री आर्मी सब रहता है ना कि आपको पता चल जाएगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। मतलब मैप आप नहीं भी चलाओगे तो आप बस फॉलो करते जाओ लोगों को, और जो मेन डेस्टिनेशन के जो रोड्स हैं वो आपको दिख जाएंगे कि अच्छे, मतलब जो है बिटुमेन रोड्स हैं, बाकी कच्चा बच्चा रास्ता तो थोड़ा बहुत ही है। नेक्स्ट जो कैटेगरी या क्वेश्चन बोल लो आप, वो ये है कि यार लद्दाख बहुत टफ है क्या, मतलब लद्दाख कर सकते हैं आराम से या नहीं कर सकते हैं? तो इस पे मेरा कहना है यार आप बहुत आराम से कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से लद्दाख कर सकते हो। लेकिन हाँ एक एडवाइस है, लद्दाख जाने से पहले एक आध छोटी मोटी ट्रिप पहाड़ों की, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, या आप जहाँ भी इंडिया में रहते हैं उसके आसपास का जो भी थोड़ा सा टफ वाला रास्ता हो, तो वहाँ आप एक छोटी ट्रिप 3-4 दिन की लगा लो,
तो उससे ना थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, बाइक पे थोड़ा हाथ सेट हो जाते हैं, थोड़ा आप भी प्रैक्टिस्ड हो जाते हो। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप एक ट्रिप पहले कोई लगा लो। सीधा ऐसा ना करना कि आप मतलब रोज 5-10 किलोमीटर चला रहे हो या घर से सामान लेने जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो बाइक से, और फिर एक दिन सीधा प्लान है चलो यार कल लद्दाख चलेंगे, तो ऐसा मत करना। जैसे हमने कई राइड लगाई, हमने हाईवेज की राइड लगाई, मैं जयपुर गया, मैं आगरा गया, उसके बाद मैं उत्तराखंड गया 8 दिन के लिए, सिर्फ इसीलिए गया था उत्तराखंड कि सो दैट मेरे को पता चल जाए पहाड़ों पे क्या होता है, मुनस्यारी तक। बाकी एक क्वेश्चन ये भी था कि आप 3 लोग गए, फ्रेंड्स के साथ जाना ज़्यादा अच्छा रहता है या मैं सोलो कर सकता हूँ। तो सोलो जाने की उस पर मैं बोलूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम राइडर हो तो यार सोलो मत जाओ, दिक्कत कोई नहीं है, रूट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट सोलो यार हो सकता है आप बोर हो जाओ। कई बार आदमी हिम्मत भी हार जाता है कि यार मजे नहीं आ रहे अकेले। जैसे हम 3 लोग गए थे, मैं, शुभम और विनय, और लकीली मतलब लाइक माइंडेड लोग थे हम लोग को मतलब मजे आते थे, फन करना एक दूसरे के साथ थोड़ा करते रहना। जर्नी या ट्रिप कुछ भी हो, मतलब फन और एंटरटेनमेंट तो जरूरी है ना, तो मतलब मेमोरीज तभी बनती हैं जब आपके साथ कुछ लोग हों। तो बाकी अगर आपको सोलो घूमने का शौक है, आपको मज़ा आता है, तो आप सोलो भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आई थिंक मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह जाता हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम हैंडल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है, यहाँ स्क्रीन में भी फ्लैश कर दे रहा हूँ, और उसके अलावा यहाँ यूट्यूब में तो कमेंट्स में पूछ ही सकते हो। यूट्यूब वाले कमेंट यार कई बार छूट जाते हैं क्योंकि मेरे को देखना पड़ता है, आजकल यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता मेरे को, और बट इंस्टा वाले यार तुरंत मेरे को दिख जाते हैं। तो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, अगर आपने इंस्टा पे मैसेज किया होगा तो मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप दोनों जगह भेज सकते हो यार, आपकी मर्जी है, मैं रिप्लाई दूंगा, थोड़ा लेट हो सकता है। एक लास्ट टॉपिक जो है वो है बाइक का परफॉर्मेंस। तो यार बाइक के परफॉर्मेंस में ऐसे तो मैं डिटेल में बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो अगले वाले वीडियो में जिसमें मैं ये भी दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या सामान ले गया था, उसमें मैं डिटेल में बाइक का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत ऐड कर दूंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि बाइक ने यार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एक खारदुंगला टॉप को अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद बाइक में कोई खराबी नहीं आई, बाइक बहुत अच्छे से चली, इवन एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी नहीं आई मेरी बाइक में। तो बाइक का परफॉर्मेंस यार बहुत ही अच्छा रहा, मतलब सेटिस्फैक्टरी जिसको बोलते हैं। तो यार ठीक है, आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस जो थे उसका आपको रिप्लाई दे दिया, और अपनी लद्दाख जर्नी का जितना भी एक्सपीरियंस था, इस वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी मिल गई हो। अभी भी बोलूँगा जितनी कुछ और कमेंट्स हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को यार लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, एंजॉय।